गुड मॉर्निंग। सुबह की चाय जो कि सिर्फ मैं पी रही हूँ, अंगद तो नहीं पीता है। अब तो नाश्ता हो गया, अब चाय पी रही हूँ। मैं सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि मैंने भी सुबह की चाय छोड़ दी, क्योंकि अकेले पीने का मजा भी नहीं है और एक कप बनाने का किसको अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये छूटने वाली है। विंटर तक तो नहीं, समर में शायद एक कप मैं भी छोड़ ही दूं। देखते हैं। आज आप लोग नींबू से नहीं मिले हैं, मिल लीजिए। अरे बच्चा 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 बच्चा, देखिए ये क्या कर रहा है बच्चा। नींबू से मिल लीजिए आप लोग। आज सुबह से सिर्फ आप ले। क्यों थूका नींबू? नहीं खाना है, अब दो मेरे हाथ में दो। पहले बोलो सबको जय श्री कृष्णा। हाय करो नींबू, हाय हाय कर दो। ये बदमाश बच्चा को देख लीजिए, हाय कर दे हाय कर दे हाय कर। हाय। मेरी वीडियोस ना बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज देखते हैं और ये मुझे चलता है पता आप लोगों के कमेंट से, मैसेज से। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बिल्कुल स्किप मत करिएगा प्लीज, आपके बहुत काम में आएगा। इनफैक्ट आपकी फैमिली में अगर कोई प्रेग्नेंट है या फ्रेंड्स में, तो भी आप देखिए, आप भी उनकी हेल्प कर पाएंगे अगर ये वाला सेगमेंट आप देख लो। कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैंने आपसे कई सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किए कि मैं क्या क्या चीजें यूज करने वाली हूँ पोस्टपार्टम में जो मेरे काम आएगा। उस टाइम पे मुझे क्या हुआ था कि मैंने अलग अलग सोर्सेज से रिव्यूज पढ़ के ये चीजें अलग अलग खरीदी थी। तो बहुत टाइम लगा था, रिसर्च किया था किस ब्रांड का बीडे अच्छा है, किस ब्रांड का जो है पैंटीज अच्छे होंगे, किस ब्रांड का पैड्स अच्छा होगा। तो मतलब बहुत सारा मैंने रिसर्च किया था, फिर मैंने अपने लिए परचेस किया था। पर अब अगर आप प्रेग्नेंट है, आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपका काम बड़ा आसान हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड है जिसने ये सारी चीजें जो पोस्टपार्टम में आपके काम आएगा, उसको एक बॉक्स में बना करके आपके लिए रेडी कर दिया। ब्रांड का नाम है जूनो मॉम, और जूनो मॉम ने बनाया है पोस्टपार्टम किट, जो मुझे बहुत ज्यादा थॉटफुल लगा और इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करना बनता है। तो देखिए, इस किट को आप ओपन करोगे, इतनी अच्छी पैकेजिंग आती है। ये गिफ्ट ऑप्शन बड़ा अच्छा है, इसलिए मैंने कहा अगर फैमिली मेंबर कोई प्रेग्नेंट है तो आप ये जरूर उनको गिफ्ट करेंगे, तो भी आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। स्पेशली कोई हस्बैंड ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी वाइफ को आप पोस्टपार्टम में ये गिफ्ट करिए, उनको बहुत ही थॉटफुल लगेगा। ये सबसे पहले देखिए है जूनो मॉम का ये हैंड हेल्ड बिडे। उसके बाद है यहाँ पे देखिए विच हेजल वाइप्स। डिलीवरी के बाद आपको पता है कि आपको बॉडी को थोड़ा सा वार्म रखना है, उसके लिए आपको सॉक्स पहनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना थॉटफुल है कि सॉक्स भी इन लोगों ने दिया है। सॉक्स की क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, एकदम वार्म सी है, और पीछे देखिए ग्रिप भी दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए एब्डोमिनल बाइंडर। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। तो ये तो आपको देखिए पहनना ही है। नेक्स्ट है देखिए ये पोस्टपार्टम अंडरवेयर। नेक्स्ट ये मिलता है आपको ये टोट बैग, जिसमें आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मिलता है मैटरनिटी पैड। तो इस किट में जो भी चीजें आपने देखी ना, ये सब 100% पोस्ट डिलीवरी आपके काम में आने वाला है। तो आप अलग अलग खरीदोगे, उससे अच्छा है कि आपको एक जगह एक ब्रांड जो है वो किट में बना के ये दे रहा है, तो इजी पड़ेगा, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, अलग अलग रिव्यूज नहीं पढ़ना, और सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग लोगे तो महंगा पड़ेगा, किट में लोगे तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। एनीवेज, तो सभी चीजें जो इसमें थी ना, उसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, पर एक चीज है जिसके बारे में अवेयरनेस की कमी है, तो उस पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, वो है ये बिडे। तो मैंने जब अपने लिए बिडे लिया था, मैंने आपसे व्लॉग में शेयर भी किया था। मुझे बहुत लोग आगे पूछते हैं कि आपने ये क्यों लिया, आपका ये कुछ काम आया कि नहीं आया। इंडिया में तो जेट स्प्रे का सिस्टम है, ये तो उन कंट्रीज के लिए है ना जहां पे जेट स्प्रे नहीं है। तो मतलब कि लोगों को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि इसका पर्पस क्या है। देखिए, जेट स्प्रे से जो पानी आता है ना वॉश करने के लिए, वो तो टंकी से पानी आता है, चाहे हॉस्पिटल का जेट स्प्रे हो, घर का हो, तो वो तो टंकी क्लीन नहीं होता। आपकी डिलीवरी के बाद आप इतने सेंसिटिव होते हो ना कि आप कहीं का भी कुछ गंदा पानी लगा लोगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो वो रीजन है। दूसरा, जेट स्प्रे का पानी का जो फोर्स है, मान लीजिए आपकी डिलीवरी जो है वो वेजाइनल हुई है और आपको भगवान ना करे पे पेरिनियल टेयर अगर आ गया है, तो आपको पता है कितना सेंसिटिव होता है वो एरिया आपके लिए। उसमें आप जेट स्प्रे से स्प्रे करोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, इन्फेक्शन होने का डर है, वो अलग। दूसरा, वो पानी गर्म नहीं होता है, वो ठंडा पानी होता है। अभी इसका बेनिफिट क्या है ना कि इसमें आप वार्म वाटर डालो, आपको पता है कि अच्छे से उबला हुआ साफ पानी है, आप इसका जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से इसको डाल रहे हो। तो आपको ये पेन नहीं करेगा, आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। अगर आपका पेरिनियल टेयर है तो उसमें भी आपको रिलीफ होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसलिए यूज करना है। तो आफ्टर डिलीवरी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए घर आने के बाद भी हॉस्पिटल से आप ये यूज करिए। बिडे मैंने यूज किया है, मुझे पता है कितना इफेक्टिव होता है, तो इसीलिए इसको यूज करना है। ये जेट स्प्रे का ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ओवरऑल इसीलिए ये किट बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत थॉटफुल लगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि लोगों के दिमाग में ना ये अवेयरनेस आए कि पोस्टपार्टम मदर
कलर के लिए खाना पीना तो ठीक है, पर इन चीजों की भी बहुत जरूरत होती है। एनीवेज, अगर आपको लेना है जुनो मॉम का ये वाला किट तो मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के आप खुद के लिए या किसी के लिए परचेस कर सकते हैं। अभी वैसे तो सुबह के 11 ही बज रहे हैं, पर अभी आधे घंटे में ना मुझे लंच करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। लंच में देखिए आज मिक्स वेज है, इसमें है दाल, और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से खुल जा मैं बाहर जा रही हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ। अरे दाल को ज़्यादा पानी पानी नहीं है, देखती हूँ मिला करके। मैं कहाँ जा रही हूँ आज, फटाफट लंच करके मुझे जाना है अपने डरमैट के पास, और उनका जो क्लिनिक है मेरे घर से 2 घंटे लगते हैं मुझे। ट्रैफिक हो तो 2.5 भी लग सकते हैं, 1.5-2 घंटा तो मतलब लगना ही लगना होता है इन नॉर्मल ट्रैफिक ऑल्सो। तो मैं अकेले जा रही हूँ, इसीलिए मेरा अपॉइंटमेंट है। अंगद का तो ऑफिस ही चल रहा है और नीव को क्यों ही लेके जाना। तो मुझे तो 2 काम के लिए जाना है। एक तो मुझे जो स्किन की प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे शेयर किया है उसका मुझे आज फॉलो अप है। वो तो भी मुझे उन्होंने कहा 1 साल तक आपको बार बार आना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये फॉलो अप जो है ये मुझे पिछले महीने ही चले जाना चाहिए था, पर क्योंकि मुझे एक और काम है उनसे और उसके लिए उनका अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिल रहा था दिसंबर में, तो मैंने कहा जैन में एक साथ में दोनों कर लेंगे। तो पहले कंसल्टेशन ले लूंगी इचिंग वाला प्रॉब्लम के लिए, और उसके बाद में मुझे प्रोसीजर करवाना है। तो एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी, अगर आप मुझे पहले से नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे सब क्रॉनिक हेमरेज हुआ था, वो मैंने शेयर किया ऑलरेडी, और उसके लिए मुझे प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस दिए गए थे, और उसके साथ साथ में प्रोजेस्ट्रॉन में वैसे भी ले रही थी, मतलब मेडिसिन फॉर्म में प्लस इंजेक्शन। तो ये जो इतना, और मेरा बॉडी भी प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा था, ऑफ कोर्स आई वाज प्रेग्नेंट। तो ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन हो जाने की वजह से मेरे को बहुत सारे एक्ने आ गए थे। उस टाइम पे मैं 1-1.5 महीना व्लॉग नहीं कर रही थी, तो मुझे बहुत एक्ने, बहुत ब्रेकआउट्स आए थे, और जब वो धीरे धीरे ठीक हुए तो ठीक तो हो गए, पर उसके एक्ने पिट्स रह गए। अब वो पिट्स ना ऐसे हैं जो वैसे क्लियर आई से दिख जाता है, पर आपको व्लॉग में नहीं दिखता है बिकॉज ऑफ माई मोबाइल कैमरा। मोबाइल कैमरा उतने हाईटेक नहीं होते कि दिखे, और ना इसमें लाइटिंग का भी हाथ होता है। जैसे कि अगर नीचे से लाइट मारा जाए तो जो भी आपके गड्ढे होंगे आपके गाल पे, या फिर आपके जो पिट्स होंगे, या कई बार जो ओपन पोर्स होते हैं, वो नीचे से लाइट आता है तो ज्यादा दिखता है, या एक टाइप का लाइट आता है तो ज्यादा दिखता है। वैसा लाइट नहीं रहता है नॉर्मल घर में, तो नहीं चलता है पता, इसलिए आपको व्लॉग में नहीं चलेगा पता। और आप सोचोगे सोना इतना तो क्या प्रॉब्लम है कि आप कोई प्रोसीजर करवा रहे हो, पर एक्चुअली है, बहुत नहीं है पर है। तो जब मैं गई थी अपना स्किन दिखाने के लिए, तभी इनसे मैंने कंसल्ट किया था कि ऐसा ऐसा मुझे हुआ था, ये पिट्स रह गए हैं, ये कोई दाग नहीं है जो मैं किसी क्रीम से हटा लूं, तो इसका होगा क्या। तो उन्होंने कहा था इसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, जो आपने भी सुना होगा, CO2 लेजर रिसर्फेसिंग होता है, उसके बाद एक इसमें माइक्रो नीडलिंग होती है, और उन्होंने कहा था कि ये सब प्रोसीजर्स करने से 3-4 बार करेंगे तो बेटरमेंट आएगी, लेकिन सबसे पहले हम एक प्रोसीजर करेंगे जिसका नाम है सबसिशन। उन्होंने बताया था, तो मुझे एक्सप्लेन कर दिया था। तो उन्होंने कहा था एक सबसिशन एक स्मॉल प्रोसीजर होता है, आधे घंटे 40 मिनट का। पहला स्टेप वो है, आप वो करा लो, उसके बाद 1-1.5 महीने का हीलिंग होने दो, फिर नेक्स्ट हम लोग CO2 लेजर जो है वो 1-2 सेटिंग कर लेंगे। उसी में ऐड करना होगा तो PRP भी ऐड कर देंगे। जिनको आइडिया है स्किन के बारे में वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, होगा तो PRP ऐड कर देंगे, जो माइक्रो नीडलिंग होती है वो ऐड करेंगे, और फिर देखते हैं लास्ट में 1-2 केमिकल पील से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ नजदीक से कैसा है जो मैं बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स विथ माय कैमरा एंड द लाइटिंग, अभी सामने से लाइट आ रही है तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं, मैं ऐसे साइड में दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है ये ओपन पोर्स जैसे हैं। अब होता क्या है ना कि जब लाइट अगर यहाँ नीचे से मैं डालूं, मतलब मैं अपने मोबाइल के ही लाइट से, टॉर्च लाइट जो होता है उससे जब मैं देखती हूँ तो ये ज्यादा मुझे इंटेंस दिखते हैं, डीप दिखते हैं ये स्कार्स। और जब नॉर्मल लाइटिंग में देखती हूँ या सामने से मुझे अंदर दिखता है, या मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे नहीं दिखता है, पर फिर मैं नीचे से लाइट मारती हूँ तो ये ज्यादा दिखता है। तो ये होता है ओपन पोर्स और इसके साथ में कि वो दिखता है, बट दैट डजंट मीन कि है नहीं। ऑफ कोर्स ये देखिए, आप मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं पता नहीं कैसे, तो आपको ये दिखा है छोटे छोटे बहुत सारे, यहीं पे मुझे मेनली एक्ने आए थे, और वो जो है सारे रह गए हैं उसके पिट्स। ये देखो, ये कुछ जो आप ब्राउन ब्राउन देख रहे हो ये तो नॉर्मल स्पॉट्स है स्किन टैग वगैरह का, पर ये सारे हैं। तो इस पे ही मुझे यहाँ पे भी हुए हैं, सेम यहाँ पे भी हुए हैं। इसका ही मैं बेसिकली ट्रीटमेंट ले रही हूँ, और वो कह रहे हैं कि कर लो अभी तो बेटरमेंट जो है वो हो जाएगी। चलिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ये सेगमेंट उन लोगों के लिए है जिनको एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं अपने वीडियोस में आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सब के बारे में तो बताती रहती हूँ, और साथ ही साथ में मैं कुंडली, एस्ट्रोलॉजी,
इन सब के बारे में भी बताती रहती हूँ। तो मुझे एक कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे व्यूअर से, बहुत टाइम से आता रहता है कि शोना, अगर कुंडली में सब कुछ पहले से लिखा है कि हमारे साथ होना क्या क्या है, हम क्या क्या चीज लाइफ में अचीव कर पाएंगे, तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या फायदा? हम कितना भी चाह ले कुछ भी, वो तो कभी हासिल नहीं होगा। होगा तो वही जो हमारी कुंडली में लिखा है। तो फिर दोनों में से काम क्या करता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर इसका आंसर जो है शायद कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मुझे नहीं पता मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में और कम टाइम में कैसे बताऊं, पर ट्राई करती हूँ। देखिए, आप जब पैदा होते हो उसके विद इन 1 दिन के अंदर भी कुंडली बन सकती है। टाइम दे दिया, अच्छा कोई पंडित है तो वो तो बना देगा। अभी तो आपने जिंदगी जी भी नहीं है और कुंडली में सब कुछ लिखा आ जाएगा, इसकी शादी किस घर में होगी, लड़का कैसा होगा, एडुकेशन कैसी होगी, करियर बंदी का कैसा होगा, इसके बच्चे कितने होंगे, इसके घर कितने सारे होंगे, गाड़ियां कितनी लेंगी, सब कुछ लिखा हुआ रहता है। मेजर इवेंट्स लिखे होते हैं, माइन्यूट इवेंट्स भी चाहे तो आदमी समझ सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है, राइट। तो कुंडली में सब कुछ लिखा है, लेकिन अभी तो आपने जिंदगी जीना शुरू भी नहीं किया है। तो ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये जो मैप है, ये आपके पिछले जन्म के कर्मास का मैप है। मतलब पिछले जन्म में जैसे कर्म रहे, प्लेनेटरी पोजीशन इस जन्म में वैसी मिली, तो इवेंट जो है उस प्लेनेटरी पोजीशन के बेसिस पे हो जाएंगे। और सिर्फ आपके कर्म नहीं, आपके फोर फादर्स के और आपके पेरेंट्स के भी कर्म को देख करके ये कुंडली में जो ग्रह है उसके प्लेसमेंट्स होते हैं। पर आपने तो अभी तक जीवन जिया नहीं है, तो आपके कोई भी कर्म इस जीवन पे अभी तक तो लगा नहीं है। तो कर्म से भी चीजें तो आप बदल सकते हैं। फ्री विल भी कुंडली में होती है, कुछ चीजें तो आपके हाथ में भी होती है कि आप उसको बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो। पर इस टॉपिक पर आ जाकर मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर जाता है। कई लोग क्लेम करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए एक बंदा है, वो कहीं पे काम करता है और उसकी जो तनख्वाह है वो 20,000 रुपए की है। अब उसको चलता है पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और वो सोचता है कि आमदनी बढ़ाई जाए। तो वो जितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से लगाना शुरू करता है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। अब जो इंसान 20,000 रुपए कमा रहा है, मान लीजिए छोटे से दुकान में काम करता है, आपको क्या लगता है वो कितना पैसा अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करेगा? एनी गेसेस? जनरली क्या होता है कि जो इंसान 20,000 कमा रहा होता है, उसका पहला जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो अप्लाई करता है पैसे की तरफ, वो अप्लाई करता है कि भगवान मेरी जो इनकम है 50,000 हो जाए। वो कभी भी नहीं बोलेगा जनरली कि भगवान मेरी जो इनकम है वो 50 करोड़ हो जाए और मैं उसके लिए सारी प्रैक्टिसेस शुरू करता हूं, मैं जर्नलिंग करता हूं, मैं अलग अलग टेक्निक्स यूज करता हूं। वो नहीं करेगा। वो अपने ही दायरे में मैनिफेस्ट करने की भी ट्राई करता है। आप क्या मैनिफेस्ट करने की ट्राई करते हो? बहुत लोग अच्छा मैरिज, बहुत लोग बेबी कि मैं कंसीव कर जाऊं, बहुत लोग एक घर। ये सब आप अपने दायरे में ही एक्चुअली अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये अचीव करने का ट्राई कर रहा है कि मैं एलॉन मस्क बन जाऊं, मैं नरेंद्र मोदी बन जाऊं? कितने लोग हैं जो ये ट्राई कर रहे हैं मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊं? मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने दायरे में ही मैनिफेस्ट करने का सोचते हैं, पर कुछ लोग होंगे, कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो एलॉन मस्क बनने का मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। कोई ना कोई एक्टर होगा स्ट्रगलिंग, जो काम कर रहा है, वो चाहता है कि वो अमिताभ बच्चन जैसा बन जाए। करेक्ट। अब ये अपने दायरे में ही मैनिफेस्ट करने का सोच रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो उस लेवल पे है। अब होता क्या है, ये जो आप मैनिफेस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं ये भी आपके कुंडली के हिसाब से ही आप कर रहे हैं। मतलब जो चीजें आपके लिए अचीवेबल है, जो आपके ग्रह नक्षत्र जैसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वही चीजें आप अट्रैक्ट करने की भी ट्राई करते हो। तो मान लीजिए आप ये मुझे बोलते हो, शोना मेरी आज की तनख्वाह 20,000 रुपए है, पर मैं तो रोज यही मैनिफेस्ट करने की ट्राई करती हूँ कि मैं 1 करोड़ महीना कमाने लगूं। तो मैं तो बड़ा सोच रही हूँ। आप बड़ा इसलिए सोच रही हैं क्योंकि ये भी आपकी कुंडली के हिसाब से आपके साथ एक ना एक दिन होना है। आपके कमाने का दायरा है उतना, तो ही वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में आया है। आप इस बात को समझिए, वो जो थॉट भी है वो कुंडली के आधार पे ही है। अब होता क्या है ना, कुंडली में सारी प्रोबेबिलिटीज रहती है और मोस्ट केसेस में आपने सुना होगा पंडित जी बोलते हैं कि ये होने की संभावना है, या बोलते हैं आपके कुंडली में योग है। आपने ये वर्ड सुना है, विवाह योग है, संतान योग है, नौकरी लगने का योग है। अब ये योग क्या होता है, ये डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए सिर्फ एक बार जीवन में नहीं आता है। योग आते रहते हैं। जब कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बार बार एक जैसे बनते हैं तो योग्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं चाइल्ड बर्थ का, तो बार बार जब आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे बनेंगे तो बार बार वो योग आएगा। तो जैसे मेरी बात करें तो मेरी कुंडली के आधार पे 2017 में भी मेरे को चाइल्ड बर्थ का योग आया था, 2023 में भी चाइल्ड बर्थ का योग आया है, 2025 में भी चाइल्ड बर्थ का योग है। आप समझ रहे हैं? तो बार बार योग है। अब क्या उस योग में मैं कंसीव करूंगी ही या नहीं करूंगी, मेरा बेबी होगा ही या नहीं होगा, वो डिपेंड
करता है आपके कर्म के ऊपर, यहाँ फ्री विल आ जाता है। अब समझिए 2017 में मान लीजिए मेरा कुंडली बताता है कि मुझे उस टाइम पे संतान हो सकती थी, पर उस टाइम पे मैं बिल्कुल बिल्कुल फर्म थी कि मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाइल्ड फ्री रहना है लाइफ टाइम। तो मेरा कोई भी एफर्ट चाइल्ड बर्थ की तरफ था ही नहीं था। तो योग आया, योग चला गया। पर अगर मैंने एफर्ट कर लिया होता, अगर उस टाइम पे मैं बैठ के ही मैनिफेस्ट कर रही होती 2016 से ही कि मुझे बेबी चाहिए, और वो इवेंट 2017 में हो जाती, तो ये क्या कुंडली के योग के आधार पे हुई है, या मेरे जो मैंने एफर्ट लगाया, मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास जाती, उसके आधार पे हुई है, या मेरे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के आधार पे हुई है, वो आप डिसाइड करिए। पर मैंने एफर्ट नहीं दिया, मैंने कोई भी थॉट नहीं दिया, तो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हुआ। 2017 आया, चला भी गया, मैंने कंसीव नहीं किया। पर 2023 में जब प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस भी ये बता रहे थे कि मैं कंसीव करूंगी, मैं उस टाइम पे प्रयास भी कर रही थी, डॉक्टर्स के पास भी जा रही थी। उसी टाइम पे मैं अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चीजों को अट्रैक्ट करने की भी ट्राई कर रही थी। जब ये सारी चीजें अलाइंड हो गई तो मेरा बच्चा हो गया, पर योग कुंडली में था। पर यही चीज आप समझने की ट्राई करिए कि अगर मेरी कुंडली में होता ही नहीं कि मुझे कभी बच्चा होगा ही नहीं, मान लीजिए, ठीक है, और फिर भी मैं अगर बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करने की ट्राई कर रही हूं, बहुत उस चीज के बारे में बोल रही हूं, बहुत मेरा इच्छा है कि होना ही है, पर कुंडली में योग ही नहीं है, तो मोस्ट केसेस में नहीं कंसीव होने वाला है। और इस ऐसे केस में यह भी देखा गया कि जिस बंदे की कुंडली में योग है ही नहीं, उसके दिमाग में एक्चुअली ये थॉट आता भी नहीं है कि मुझे बच्चा करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, चलिए नरेंद्र मोदी का, उन्हें तो कोई भी बच्चा नहीं है। अगर बात करें उनकी कुंडली में, तो उसमें योग भी दिखता है कि संतान का कोई योग नहीं है। अब उनके अगर मैं थॉट की बात करूं तो उनके दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि मुझे बच्चा करना है। तो क्योंकि कुंडली में नहीं है तो थॉट अलाइंड ही नहीं होंगे, कभी दिमाग में वो चीज आएगी ही नहीं, वो मैनिफेस्ट करने की ट्राई करेंगे ही नहीं। तो आप समझिए आपका थॉट आपके कुंडली से हटके नहीं है। आप जो सोचेंगे, जितना सोचेंगे, जिस दायरे में सोचेंगे और जो चीजें अट्रैक्ट करेंगी, वो भी कुंडली के आधार पे ही होता है। कोई बंदा अमिताभ बच्चन बना है, उसकी कुंडली में वो चीजें थी, वो योग था, उसी टाइम पे उसने एफर्ट दिया तो वो बन गया, उसी टाइम पे उसने इसके बारे में बहुत शिद्दत से सोचा तो वो बन गया। कोई इंसान अगर सर्जन बनना चाहता है टॉप क्लास का, उसकी कुंडली में सर्जन बनने का योग है, वो मेहनत करेगा, वो उसके बारे में दिन रात सोचेगा, मैनिफेस्ट करने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाएगा और वो सर्जन बनेगा। एक और तरीके से समझिए, जब भी आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो सुनते होंगे, देखते होंगे, तो एक चीज आपने सुनी होगी या फिर सीक्रेट बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, जो भी चीज की आपको बहुत दिल से इच्छा होती है कि मुझे ये चाहिए, एक्चुअली वो फ्यूचर सेल्फ के पास आपके ऑलरेडी होता है। क्योंकि वो फ्यूचर सेल्फ के पास ऑलरेडी है, तो आज आपकी बहुत इच्छा हो जाती है कि मुझे वो चीज अचीव करना है और आप उसके पीछे काम करने लगते हो। तो मतलब कहने का यही है कि कुंडली भी तो वही बोल रहा है कि ये आपके दायरे में ऑलरेडी है, आपके प्लैनेट्स जो है फेवर कर रहे हैं इस चीज को। जब अचीव करने वाले हो तो उस चीज के लिए आप काम करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही बोल रहा है, फ्यूचर सेल्फ के पास ऑलरेडी आपके पास वो चीज है, इसलिए आज आपकी इतनी इच्छा हो रही है। तो इसलिए कहता है कि हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उस चीज को ऐसे इमेजिन करिए एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, तो आप फ्रीक्वेंसी जो है उस चीज से मैच हो जाती है और आप वो चीज अट्रैक्ट कर लेते हो। पर जो मैं बोल रही हूँ वो समझिए कि आप वही चीजों के बारे में सोच पाएंगे जो आपका कुंडली अलाउ करता है। आप ट्राई कर लीजिए बैठ के। अब सोचना मतलब ये नहीं कि 3 मिनट, मान लीजिए कि मेरा कुंडली ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि मैं एक साइंटिस्ट बन जाऊं, ठीक है। अब आप मैं सोचूं कि मैं चैलेंज करती हूँ और मैं मैनिफेस्ट करना शुरू करती हूँ कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी, देखूं मेरा पावर ऑफ थॉट कितना काम करता है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है, बोल के मैं उसके बारे में काम करने लगी, ठीक है। मैंने जर्नलिंग करना शुरू किया, वाओ आई हैव बिकम अ वेरी बिग साइंटिस्ट, आई एम वर्किंग विथ नासा। मैं 1 दिन करूंगी, 2 दिन करूंगी, 3rd डे आप उसको कंटिन्यू ही नहीं करोगे क्योंकि आपने बस जुनून में कर लिया, चैलेंज करने के लिए कर लिया, बट दैट इज नॉट व्हाट योर कुंडली इज ऑफरिंग। वो आपका नहीं है रियलिटी। तो आप कभी उसके बारे में थॉट उतना नहीं दे पाओगे जितना जरूरी है अट्रैक्ट करने के लिए, जितना फ्रीक्वेंसी जरूरी है उस पर्टिकुलर ड्रीम को अचीव करने के लिए। वो फ्रीक्वेंसी के साथ, उस थॉट के साथ, उस पावर के साथ, उस इच्छा के साथ, उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ट्राई करोगे जो आपका कुंडली अलाउ करता है। इस बात को समझिए। तो अगर आज आप अचीव करना चाह रहे हैं एक फरारी, पर आपके पास में फिलहाल है i20, पर आपको फरारी खरीदने की इतनी प्रबल इच्छा है, आप सोचते हो, बातें करते हो, उसके बारे में जर्नलिंग करते हो, उसके फोटोज लगा रखा है, दैट मीन्स माय फ्रेंड योर कुंडली विल अलाउ यू टू बाय ये फरारी। आपके फ्यूचर सेल्फ के पास फरारी है, इसीलिए इतनी प्रबल इच्छा है। पर अगर वो इच्छा 1-2 दिन की है, मस्ती मस्ती वाली है, तो मतलब आपकी कुंडली में फरारी नहीं है। आप i20 से शायद BMW आ जाओगे, तो BMW की इच्छा रखोगे तो जल्दी अट्रैक्ट होगा।
इस चीज को ऐसे समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, बस मैं आपको यही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि वट एवर यू आर थिंकिंग टू अचीव इट इज ऑलरेडी अचीवेबल थ्रू योर कुंडली। बस उसका टाइम फ्रेम मैच होना है और उस टाइम को अट्रैक्ट करने के लिए आपको पावर ऑफ थॉट देना है। बाकी योग तो आते जाते रहते हैं। तो सही योग आपका कब पकड़ाएगा? जब आप सोचोगे भी और कर्म भी करोगे। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। सर्जन बनने का योग है, चाह के भी आप पढ़ाई नहीं छोड़ पाओगे, आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे और आप सर्जन बनोगे, पर उसके लिए कर्म भी तो करोगे ना, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, तो वो तो करना ही रहता है। और कितना भी चाहो आप पढ़ाई भी नहीं छोड़ पाओगे अगर सर्जन बनना लिखा है। जैसे मुझे मान लीजिए यूट्यूबर बनना लिखा है, मेरी डिग्री तो लॉ में है, एमबीए में है, पर फिर भी मेरी जिंदगी मुझे लेकर के इस तरफ में आ गई। पर इसका क्या मतलब है? मैंने कभी थॉट नहीं दिया था यूट्यूबर बनने के लिए। थोड़ा ना ऐसा है कि एक दिन उठिए बन के अरे यार यूट्यूबर बना जाए, कैमरा उठाओ। थॉट दिया होगा तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो मैंने चीजों को की ही की थी सबकॉन्शियस लेवल पे, और मेरा कुंडली भी सपोर्ट कर रहा था, चीजें अलाइंड हुई, सहयोग बना, तब कैमरा उठाया, वरना तो कैमरा कभी भी उठा सकती थी। तो आई होप मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट जरूर करना। जो मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स है समझा पाना, क्योंकि लोग ना समझने, सीखने और विश्वास करने के लिए कम, चैलेंज करने के लिए ज्यादा सुनते हैं, तो उनको नहीं समझ में आता। आपको समझ में आया है कि नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कमेंट करिएगा। चलिए मैं निकल गई हूँ जाने के लिए क्लिनिक। अभी बज रहे हैं कितने, 12 बज रहे हैं। लगता है मेरी कुंडली में एक बेटर स्किन का योग है, इसलिए मेरे अंदर में इतनी प्रबल इच्छा आई है कि मैं ये ट्रीटमेंट लूँ। एनीवेज तो निकल गई हूँ और ऑन द वे में नीव को कैमरा पे चेक भी कर रही थी, वो सो चुका था और 2 घंटे लगे पहुँचने में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। पहुँचने के बाद सबसे पहले डॉक्टर से मैंने कंसल्टेशन लिया, उसके बाद 3rd फ्लोर पर आ गई। यहाँ पर देखिए OT रूम्स है जहाँ पर बेसिकली स्किन और हेयर का सारा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले मुझे ना उन लोगों ने एक नंबिंग क्रीम लगा दिया मेरे गालों पर ताकि मुझे पेन ना हो, और यहाँ ऊपर ना एक बड़ी सी लाइट थी जो मुझे मेरे सी सेक्शन की याद दिला रही थी जब मैं लेट के देख रही थी। और नीव को मैं अगेन मॉनिटर कर रही हूँ कि वो सो रहा है या नहीं। कैमरा पर से नीवू को देख रही थी, फिर दिखा के नीव उठ गया तो मैंने वीडियो कॉल किया। रो रहा था, सो के उठा तो अंगद ने वीडियो कॉल करा दिया। तो मुझे देखा है मम्मा ने क्या लगाया, शॉक्ड हो गया, और शॉक में उसका रोना भी बंद हो गया। तो और 5-10 मिनट मुझे क्रीम लगाना है, उसके बाद मेरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। लेट्स सी कैसा रहता है, कितना पेनफुल रहता है, नहीं रहता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी 5 मिनट और। 1 hour later. ओके तो मेरा प्रोसीजर हो गया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, ड्रेसिंग उन्होंने कर दी और कहा कि नेक्स्ट डे ही इस ड्रेसिंग को निकालना। उसके बाद मैं बस घर के लिए निकल गई और ऑन द वे ना मैं एक दुकान पे रुकी और मैंने नीव के लिए डिसाइड किया कि एक छोटा सा टॉय लेती हूँ, पूरा दिन रहा है मेरे बिना। उसको ना आजकल सैंड में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो हाथों से सैंड उठाता है, हाथ गंदे हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए ये वाला लेकर के आई जिससे कि वो अब ईजिली खेल भी सकेगा, उसका मन भी लगेगा और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं सोच रही थी मेरा चेहरा देख करके, ड्रेसिंग देख करके डर जाएगा, रो रहा होगा, परेशान होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। मम्मा मम्मा बोल के फिर से वो मेरे गोदी आ गया और टॉय देख के तो बहुत खुश हो गया। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मेरे चेहरे को देख के डरेगा ना तो टॉय से मैं थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट कर दूंगी, इसलिए मैंने खरीदा, पर कोई डर उसको लगा ही नहीं और अच्छे से उसने खेला। बाकी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हीलिंग कैसी रही है, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली बार। बाय बाय।